नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा डे है डे नंबर 5 और ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो शिफ्ट 22 जो आपके जीएस और साइंस में क्वेश्चंस आए थे, तो उन्हीं को हम इस वीडियो के माध्यम से जो है कवर करेंगे, ठीक है। और वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, मतलब जो भी टॉपिक आएगा तो उसको बिल्कुल क्लियर करते हुए ही चल रहा हूं और 20 क्वेश्चन ही देख रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है आप कम पढ़ें लेकिन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ें तो आपको ज्यादा ही वहां पे समझ में आएगा। चलिए वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल का यह हिस्सा है, या पुष्कर मेले का हिस्सा है, या फिर गोवा कार्निवल का हिस्सा है, या फिर हॉर्निवल महोत्सव का हिस्सा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पुष्कर मेले का हिस्सा है। क्या जो मरुश्री जो एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा होती है तो वो किसका हिस्सा, जो पुष्कर मेला लगता है तो उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। यहां पे अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए यहां पे। क्योंकि जो गोवा कार्निवल है भाई, यहां पे बताइए मुझे क्या मरुभूमि वो कह रहा है, और मरुभूमि जो है ये कहां पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता था। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, मतलब जो पूर्वोत्तर के स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे मनाया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। हाँ, अब इनमें थोड़ा बहुत आपको जो कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन 2 ऑप्शन काट के आप जो है तुक्का पे जा सकते थे। आइए बिना किसी देरी के व्याख्या देखते हैं। व्याख्या हम हर क्वेश्चन की देखेंगे। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है, ध्यान रखना पूछा जाएगा पुष्कर मेला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऊंट का मेला होता है, यहाँ पे ऊंट बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। कार्तिक मेला भी इसे कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है, एक पुष्कर झील भी है वहां पे, ठीक है। पशुधन मेला, यह पशुधन मेला है और सांस्कृतिक उत्सव है। गोवा कार्निवल के बारे में अब देखते हैं। गोवा कार्निवल की उत्पत्ति पुर्तगाली रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। हम सभी को पता है क्योंकि जब पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने जो है गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। बीजापुर का जो शासक था उससे छीन लिया था और इस पे जो कब्जा कर लिया था। तो यहाँ अगर आप जाएंगे गोवा में तो यहाँ की बोली भाषा हो, कल्चर हो, वहां पे जो गोवा कंट्री है तो उसका जो है प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस त्योहार में राजा मोमो, ध्यान रखना है, रानी मोमो की अगुवाई में जुलूस निकाला जाता है। साल 2025 में गोवा कार्निवल 1 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, मैं अभी बता चुका हूं। यह दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। कौन सा, तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। किसको, हॉर्नबिल महोत्सव को। यह जो त्योहार है स्पेशल नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो पूरी हम लोग व्याख्या कवर करते हुए ही चल रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है सो फ्रेंड्स जो हमें सीखने के लिए थोड़ा सा समय जो है आपको देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 2 है, इसमें 4 वहां से मैंने उठाया तो क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन अगर हम क्रम से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। लिख रखा है जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, तो इनमें से जो गलत है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी है, पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को और महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ऑप्शन सी है, इन्हें बंधकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन डी है, ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है। तो इसमें जो गलत होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये ऊपर की जितनी भी विधियां दी हैं ये सभी के सभी अधिक प्रभावी ही विधियां हैं, इनसे आउटपुट ज्यादा ही निकलता है। आइए व्याख्या देखते हैं। इसमें कुछ व्याख्या वाली वैसी बात है नहीं तो हमने इसमें जो व्याख्या नहीं ली है। क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहा है डैश, मतलब ईयर यहां पे आएगा में तमिल भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी। किस वर्ष में तमिल को एज ए शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है घोषित किया गया था? 2004 में, 2003 में, या फिर 2002 में, या फिर 2005 में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में तमिल को जो है पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया था। ठीक है, जब भी मैं जीएस पढ़ाता हूं तो हर बार बताता हूं जहां पे पहला आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसमें भी देखो ये तमिल पहली भाषा थी और हर शिफ्ट में जो है जो शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी वहां से क्वेश्चन आ रहा है। व्याख्या देखते हैं, कह रहा पहले से शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो जो सबसे पहले जोड़ी गई जो हमारा क्वेश्चन ही था वो तमिल था, तमिल भाषा थी 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया। ऐसे ही आगे तेलुगु को जोड़ा गया, कन्नड़ को जोड़ा गया और मलयालम को जोड़ा गया फ्रेंड्स, और उड़ीसा को 2014 में जोड़ा गया था। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो घुमा के टफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं भाषाओं को हम द्रविड़ भाषा बोलते हैं। ठीक है, इनको संस्कृत को भाई छोड़ दीजिए, इन्हीं भाषाओं को क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषा भी बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। द्रविड़ भाषा का मतलब दक्षिण में भाषाएं हैं तो उन्हीं को हम द्रविड़ भाषा बोलते हैं। फिर 2024 में ये नई जोड़ी गई है तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को 2024 में भारत सरकार ने एज आ शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया है। तो टोटल में अब 11 हो गई हैं, अब ध्यान रखना पहले 6 ही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? पीबी या एजी या जिंक या फिर Fe? ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी जो है वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। एजी का मतलब यहां पे चांदी है। चलिए आइए पढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। कह रहा पीबी रासायनिक माफी चाहता हूं, पीबी जो है वो रासायनिक सूत्र किसका है, रासायनिक प्रतीक किसका है? तो शीशे का जो है जो गलेना होता है उसका रासायनिक सूत्र है या प्रतीक है पीबी। ये लैटिन, इसका लैटिन नाम क्या है? तो प्लम्बम इसका लैटिन नाम है और इसकी परमाणु संख्या 82 है। एजी आवर्त सारणी में चांदी का प्रतीक है। एजी नहीं, हाँ मैंने इसी को एजी बताया था ना, चांदी, तो ये तो सही है। एजी जो है आवर्त सारणी में चांदी का प्रतीक है, मतलब चांदी को ही हम एजी कहते हैं। यह लैटिन शब्द अर्जेंटम से लिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 47 है। यह किसी भी धातु की तुलना में सबसे अधिक विद्युत चालकता और तापीय चालकता और परावर्तकता प्रदर्शित करती है। तो ये चांदी का फ्रेंड्स गुण है, आपको इसे ध्यान रखना है, पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है ना, क्या कौन कौन से गुण है? तो सबसे ज्यादा जो विद्युत का सुचालक है वो चांदी ही है। फिर कह रहा है तापीय चालकता भी सबसे ज्यादा हमारी चांदी में ही होती है। फिर परावर्तकता भी जो है सबसे ज्यादा चांदी में ही होती है। जिंक के बारे में देखिए, रासायनिक प्रतीक जिंक का Zn है। जिंक की परमाणु संख्या 30 है। जिंक इस फालराइट जैसे खनिजों में पाया जाता है, मतलब ये इसका अयस्क है। जो ये नाम लिखा है इस फालराइट, ये जिंक का अयस्क है। अलग से पूछा जा सकता है। जिंक का इस्तेमाल बैटरी गैल्वेनाइजिंग में किया जाता है। जिंक के उत्पादन में भारत का राजस्थान सबसे आगे है। भारत की बात करें तो देखो मैंने कहां से लिंक करने की कोशिश की है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने करंट अफेयर से भी एक्सप्लेनेशन को जोड़ने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय के स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, या असंतुलित बजट के नाम से जाना जाता है, या बजट घाटा के नाम से जाना जाता है, या फिर राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे ही बजट घाटा कहते हैं। भाई हमें घाटा कब होता है? जब हमारा व्यय क्या हो? अधिक हो
और जो हमारी आय है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, तभी तो हमें घाटा होता है। हमारे पास पैसा कम ही आ रहा है बल्कि हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में ही हमें घाटा होता है, तो इसी को बोलते हैं बजट घाटा। आइए व्याख्या देखते हैं। जो वित्तीय विवरण है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझाते हैं। जो वित्तीय विवरण है इसी को दूसरी भाषा में हम बजट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम दूसरी भाषा में फ्रेंड्स बजट कहते हैं। और बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं आया है। बजट को वित्तीय विवरण के नाम से संविधान में जो है वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 112 में इसका जो है वर्णन है। ओके, चलिए आइए व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस, यहां पे ध्यान रखना, जो फरवरी का पहला कार्य दिवस होगा, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर 1 फरवरी, वैसे जो है फरवरी की शुरुआत होती है 1 फरवरी से, लेकिन अगर 1 फरवरी को छुट्टी पड़ रही है, मान लीजिए संडे पड़ रहा है, तो फिर संडे को नहीं जो है बजट पेश किया जाएगा। कार्य दिवस जिस दिन कार्य होगा संसद का फरवरी में शुरुआत में, तो उसी दिन बजट जो है पेश किया जाएगा। भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स बेल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है ये, इसको नोट कर सकते हो आप। फिर है पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को आर के सरमुखम शेट्टी, ये ना नहीं है, रा होना चाहिए, सरमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि सीधी सी बात है, जब पहली बार भारत में भारतीय लोगों की सरकार बनी थी तो जो सरमुखम शेट्टी थे वही भारत के वित्त मंत्री थे, और जो बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा ही जो है पेश किया जाता है, तो इन्होंने ही पेश किया था। ठीक है। वहीं भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद, यहां पे अंतर है, थोड़ा सा समझते हुए चलना है। पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा जो है पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया था। क्या यहां पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पे 1947 की बात हो रही है ना? तो इस समय हम आजाद तो हो गए थे, हमने अपनी सरकार भी बना ली थी, लेकिन यहां तक अभी हम गणतंत्र नहीं हुए थे क्योंकि संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था। संविधान तो हमारा जो है 26 जो है जनवरी को 1950 को लागू हुआ है ना, तो इसके बाद में जो बजट पेश किया गया वो जॉन मथाई ने पेश किया था। आगे, देश में अब तक सबसे ज्यादा बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। फिर आगे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बचा, रेलवे के लिए अलग बजट की योजना सन 1924 में शुरू की गई थी। यह एक अर्थ समिति की मंजूरी थी। इसे 1 फरवरी 2017 को पहले संयुक्त बजट पेश किया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब 2017 से पहले एक रेल बजट हुआ करता था और एक सामान्य बजट हुआ करता था, वो अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 में इसे कंबाइन कर दिया गया और एक ही बजट जो है हमारे देश में प्रस्तुत किया जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलांबूर जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आबादी ब्रांड लॉन्च किया है? सर्व शिक्षण संस्थान द्वारा या सर्व रक्षा संस्थान या फिर जन रक्षा संस्थान या फिर जन शिक्षण संस्थान? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए व्याख्या देखते हैं। नाबार्ड, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है, यह नाबार्ड की फुल फॉर्म है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फुल फॉर्म भी फ्रेंड जो है हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। भारत का एक प्रमुख विकास बैंक है जिसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। भाई नाबार्ड का हो चाहे
आपका जो आरबीआई का पूछा जाए तो इन सभी का जो है आपका मुंबई में ही है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी करना, केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को डिजाइन करने और लागू करने में उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1993 या फिर 1990 या फिर 2000 या फिर 1995? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है शुरू की गई थी। योजनाओं पे मैंने एक अलग सेपरेटली वीडियो बना रखा है। अगर आपकी योजनाएं कंप्लीट नहीं है, आपने नहीं कहीं से पढ़ रखी है, तो वो वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपकी सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। व्याख्या देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो 2 अक्टूबर को शुरू की गई हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसे अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजना शुरू की गई थी। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख होती है। व्यवसाय सेवा क्षेत्र में इसकी लागत जो है 20 लाख रुपए होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है? एफ या Li मतलब लिथियम, और फ्लोरीन है, नीचे कार्बन है, और फिर V है आपका। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या जवाब होगा? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या देखते हैं। फ्लोरीन में सबसे अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं जो नाभिक में धनायन आवेश प्रदान करते हैं। फिर लिथियम के बारे में देखिए, जिसका अर्थ है लिथियम, मतलब Li जो है वो किसका प्रतीक है? तो लिथियम का है ना। एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी में तीसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान का मतलब पहले वर्ग में ही आ जाता है ये। और यह सबसे हल्का धातु है, तो यह भी ध्यान रखना है, सबसे हल्का धातु है। सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है ये। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरियों, मोबाइल फोन की बैटरी हो या लैपटॉप की बैटरी हो, इलेक्ट्रिक वाहन जो भी होते हैं, चाहे आपका रिक्शा हो या कुछ भी हो, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। भारत में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, ये रिसेंटली की न्यूज है, आई थिंक 2023 लास्ट की, क्योंकि इससे पहले भारत में लिथियम के भंडार नहीं खोजे गए थे, लेकिन 2023 के लास्ट में ये भंडार खोजे गए। कहां? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, सलाल हैमाना क्षेत्र में, और राजस्थान के नागौर जिले में इसकी जो है खोज की गई है। वहीं सी कार्बन का प्रतीक है और बी रासायनिक तत्व बोरान का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अगर व्याख्या पसंद आ रही हो तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जो स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मतलब ये सीरियल नंबर नहीं है, ये जिस मैंने शिफ्ट से उठाया है तो उसका जो है 28 नंबर का है। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? संयोजकता या वाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन, या तत्व का रंग, या परमाणु आकार? तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है तत्व का रंग, ये सही होगा। व्याख्या देखते हैं, छोटी सी व्याख्या। संयोजकता एक तत्व के परमाणु की संयोजन शक्ति को दर्शाती है, अर्थात वह कितने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। संयोजकता का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है? आप अगर वीडियो देख रहे होंगे हमारी तो आपको पता चल रहा होगा कि जो वेद है वहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले जो है आपका सामवेद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें देखो क्या आंसर होगा, कह रहा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यजुर्वेद में जो है जो कर्म कांड होते हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, तो उनके बारे में, जिसे जो जादू टोना कहते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को बाद में महर्षि वेद व्यास ने संकलित किया। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। 1028 सूक्त हैं
और 10,580 श्लोक हैं। यहां पे ये संख्या घट बढ़ सकती, कहीं पे 552 भी दिखाए जाते हैं, कहीं पे 580 भी दिखाए जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को सभी उपयोगी पदार्थ और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। ठीक है ना, किसे? इंद्र को माना गया है। इंद्र की स्तुति ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं कहा गया है। इसका मतलब है कि जो ऋग्वेद है तो उसमें 250 जो मंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र देवता के लिए ही जो है समर्पित हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है 62वें सूक्त के 10वें मंडल जो 62वां सूक्त है वहां से लिया गया है। आपको मंडल ध्यान रखना है कौन सा, तो तीसरे मंडल से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे क्या, जिसका ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता हैं। मतलब यहां पे कहने का मतलब इसके रचयिता जो है वो विश्वामित्र हैं और जो ये समर्पित है तो वो सविता, जो देवता सविता हैं या सूर्य कह सकते हो, उन्हें समर्पित है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है या फिर जनक माना जाता है। संपूर्ण सामवेद में 1875 संगीतमय मंत्र हैं। इसमें 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो सामवेद है तो उसमें जो कुछ मंत्र हैं वो आपके ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है उसके साथ में क्या घटित होता है? दूरी में वृद्धि के साथ घटता है या दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है या दूरी में वृद्धि के साथ स्थिर रहता है? स्थिर का मतलब न घटता है न बढ़ता है, या फिर दूरी में किसी भी परिवर्तन से अप्रभावित रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन है, डैश नामक संकीर्ण समुद्री जो जलडमरू मध्य होता है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। सीधा सा क्वेश्चन, यहाँ पे जो है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है कि भारत, यहां समझ लीजिए आप, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सा जलडमरू है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है? शुंडा जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य या फिर ओट्रेटो जलडमरू मध्य? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य। इसके नाम में पाक जरूर लगा है लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ओके, ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। पाक जल संधि या जलडमरू मध्य एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना, इंपॉर्टेंट है ये, जिले और भारत के तमिलनाडु राज्य के बीच एक जल निकाय है। पाक जल संधि पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि का नाम, इसका नाम क्यों रखा गया? किसी भी वीडियो में ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। कंपनी राज अवधि के दौरान मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु की बैगई नदी पाक जल संधि में बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। फिर मलक्का जल संधि, तो इसके बारे में देखते हैं। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के बीच में पड़ता है और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। मतलब जो मलक्का जल संधि है वो कह रहा है, जैसे मान लो ये मलक्का जल संधि है तो इधर साइड में इंडोनेशिया है, इधर साइड में मलेशिया है। फिर कह रहा है इंडोनेशिया द्वीप, जो यहाँ पे इंडोनेशिया में कई द्वीप हैं, जैसे जावा है, सुमात्रा है, बार्ली है, तो कह रहा है कि जो आपका सुमात्रा है वो इधर पड़ता है। कह रहा सुमात्रा और जो मलेशिया है उसके बीच में ये पड़ती है कौन सी? मलक्का जल संधि। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को भी जोड़ती है। कौन सी? मलक्का जल संधि। शुंडा जल संधि देखिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में स्थित यह जल संधि है, यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक काम दे रहा हूं, जो जल संधि है इसको अन्य कितने नामों से जाना जाता है? कम से कम 3 के 4 नाम भी हैं। आप जो है इसके अगर नाम जानते हैं कि इसे अलग किन किन नामों से जाना जाता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना, कुछ आपका भी रिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन है, 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित
क्या धार्मिक सामाजिक सुधार एक आंदोलन था। मतलब ये चार ऑप्शन दिए हैं, ये सभी जो है आंदोलन के नाम है जो समाज में सुधार के नाम पे किए गए। इनमें से कौन सा आंदोलन है जो आत्माराम पांडुरंग से जो है जुड़ा हुआ है। आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज या सत्य शोधक समाज। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे प्रार्थना समाज। कैसे ध्यान रखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आत्मा है ना। अब आत्मा से आप प्रार्थना करेंगे तभी ऊपर वाला जो है सुनेगा, वरना ऊपर वाला नहीं सुनेगा। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, बस हम याद करने के लिए अगर लिंक बना लें तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आप ध्यान रख सकते हो भाई, प्रार्थना सारे लोग करते हैं दुनिया में जो भी है, लेकिन जो आत्मा से प्रार्थना करता है तो उसी की जो है ऊपर वाला सुनता है। ओके, चलिए व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में बंबई में की थी और मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में देखिए, हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी और देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मतलब दोनों लोगों ने मिलकर की थी, लेकिन जो मेन योगदान था वो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय का ही था। लेकिन इन्होंने भी जो है थोड़ी सी सहायता की थी, ये भी इनके साथ में थे। यह आंदोलन कलकत्ता में शुरू हुआ था। सभी धर्म समान है और उन्हें समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये जो है इनके विचार थे। मतलब इस कह सकते हैं इस धर्म के आदर्श थे। क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि भाई सभी धर्म समान है, आप कोई सा भी धर्म मान लीजिए, उसमें कुछ चीजें कॉमन है, वो सभी में मिलती हैं और समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की इन्होंने निंदा की। इन्होंने कहा कि भाई हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं तो उस पर भी हमें नहीं जाना चाहिए, इसकी निंदा की थी। सत्य शोधक समाज देखिए, एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। क्योंकि ये जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे ये महाराष्ट्र साइड से बिलोंग करते थे, तो वहीं पे इन्होंने जो स्थापना की। इसका मकसद शूद्र और अछूत जातियों के शोषण और उत्पीड़न को खत्म करना या कम करना था, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी। 3 गुनी, 6 गुनी, 5 गुनी, 2 गुनी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 गुनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतया कितने वर्ष के लिए होता है। भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। अगर हम गांव साइड में रहते हैं तो समय समय पर जो है ग्राम पंचायत या जिसे हम ग्राम सभा बोलते हैं तो उसके इलेक्शंस होते हैं। आपको खुद पता होगा कितने सालों के अंतराल पे होते हैं, 4 साल, 3 साल, 1 साल या 5 साल। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 साल के अंतराल पर जो है इलेक्शन होते हैं। व्याख्या देखिए, ग्राम पंचायत भारतीय गांव में स्थानीय सुशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो ग्राम स्तर पर विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसको मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया था। पंचायती चुनाव उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो बताओ 18 वर्ष किसकी होनी चाहिए, 25 वर्ष किसकी होनी चाहिए, 35 वर्ष किसकी होनी चाहिए और 30 वर्ष किसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, मतलब 53वां, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। यह क्वेश्चन रटने वाला नहीं है, यह क्वेश्चन समझने वाला है। अगर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आप जो है आंसर दे लेंगे। कह रहा कि ऐसे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोई न कोई काम बताया गया है। कह रहा इनमें कौन सा काम ऐसा है जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा और इको फ्रेंडली है। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना क्या फ्रेंड जो है इको फ्रेंडली है, या फिर खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना क्या इको फ्रेंडली है, या बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना क्या इको फ्रेंडली है, या फिर गर्मी के दिनों में एसी व कूलर का उपयोग करना क्या इको फ्रेंडली है। जो इको फ्रेंडली नहीं है, सॉरी जो इको फ्रेंडली है उसी के बारे में बताना है। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना ना तो इससे कहीं
बहुत बहुत क्या, बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं होगा। और यह सस्टेनेबल भी है जो सोलर ऊर्जा है। बाकी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, तो भाई यहां से जो है बहुत ज्यादा ही एनवायरमेंट प्रदूषित होता है, ठीक है ना। खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना, अगर ऐसा होता, पॉलीथीन से पर्यावरण प्रदूषण ना बढ़ता, तो फिर भारत में जो एकल पॉलीथीन होती है तो उसको बैन क्यों किया जाता। इसको तो बैन कर दिया गया 2022 में ही फ्रेंड्स, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना, तो ये भी इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप जो है एसी में रहते हैं तो उसके अंदर तो ठंडा है, लेकिन जैसे ही एसी के बाहर आप निकल के जाते हैं तो वो जो गर्मी जो कमरे से बाहर निकाली है एसी ने, वो बाहर फेंक देता है। इसके कारण जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या समझने वाला क्वेश्चन था? डेफिनेटली समझने वाला ही था। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति क्या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, या भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, या भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या भारत के महाधिवक्ता होते हैं? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसे हम भारत का पहला कानून अधिकारी या विधि अधिकारी भी कहते हैं। भाई जो राष्ट्रपति वो विधि अधिकारी नहीं है, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख जरूर होते हैं, सॉरी तीनों सेनाओं के प्रमुख नहीं, जो तीनों सेनाएं हैं उनका सेनापति ये जरूर होते हैं, कमांडर होते हैं एक तरीके से, लेकिन जो है ये सर्वोच्च कानून अधिकारी नहीं होते। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम वकील होता है और यही जो है सरकार का पक्ष लेता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का कानूनी प्रतिनिधि भी करता है। ये भारत के महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। कार्यालय की अवधि तय नहीं है। इसका मतलब है कि ये अपने पद पर, मतलब अपनी पोस्ट पे कब तक रहेगा, 5 साल, 10 साल, 6 साल, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। सरकार की मर्जी है, राष्ट्रपति की मर्जी है, जिसने इसे नियुक्त किया है वो चाहे 2 साल में हटा सकता है या 3 साल में। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC शीतल बाड़ थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स आप नोट 100% कर लें क्योंकि बहुत ऐसे आते हैं क्वेश्चन। और उनकी नियुक्ति वर्ष 1950 में हुई थी। वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो R वेंकट रमणी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर के मध्य जो है वो वर्षा होती है? तो 70 से 200 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर से कम ही होती है, या 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है, या फिर 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है? तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वहां पे बारिश होती है। और जो उत्तर भारत है वहां पे अधिकतर, जैसे मान लो यूपी है, बिहार है, MP है ना, तो इन राज्यों में उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं जो 25 सेंटीमीटर से कम बता रहा है तो रेगिस्तान जो होता है, ठीक है ना, वहां पे, या कह सकते हो कि जो मरुस्थल, दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो जो मरुस्थल होते हैं ना, तो मरुस्थलों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये मरुस्थल की एक परिभाषा भी है। कौन से क्षेत्र को मरुस्थल आप कहोगे? जहां पर वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल के रूप में डिफाइन करते हैं। व्याख्या देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, उनमें वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जहां शुष्क मौसम के दौरान पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते, मतलब पतझड़ होता है इनमें, और हमारे यहाँ पे जो पतझड़ हर पेड़ में होता है। प्रमुख पेड़, मतलब पर्णपाती में प्रमुख पेड़ कौन कौन से होंगे? तो सागौन होगा आपका, साल होगा, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन आदि। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में
किस वर्ष शुरू किया गया था? तीसरे, पहले, दूसरे, चौथे? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति, सड़क निर्माण और बिजलीकरण आदि करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब रिपीट हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन मैं काफी बार पढ़ चुका हूं, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आपको कहीं न कहीं से आपको कवर करना ही होगा। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? अमीबा, मशरूम, ईस्ट या फिर अमरबेल? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अमरबेल, जिसको हम अपनी भाषा में बोटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। आंसर पढ़िए। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर एक पीले जाल के रूप में लिपटी होती है। यह छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं तो वहां पर भी जो है ये लिपटी हुई होती है, और यह परजीवी है। परजीवी का मतलब ऐसा जीव जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर होता है भोजन के लिए, उसी से, उसके शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये परजीवी है। आपने देखा भी होगा जहां पे मतलब जिस पेड़ पे ये हो जाएगा, फिर वो पेड़ जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी ताकत जो है ये भोजन के रूप में अब्जॉर्ब कर लेता है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्ली भी कहते हैं। प्रायः यह खेतों में भी मिलती है। पौधा या एक शाखी परजीवी है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णता अभाव होता है। भाई पर्णहरिम उसी में पाया जाएगा जिसका रंग जो है हरा हो, तो इसका रंग हरा तो होता नहीं, पीला होता है, तो इसमें भी इसका अभाव होता है। नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती, इनमें से कह रहा है कौन सी नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है? तुंगभद्रा, दामोदर, भीमा या फिर मेघना? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर जो है इसका राइट जवाब होगा। भाई भीमा कहाँ छोटापुर नागपुर का पठार है, कहाँ भीमा है? भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये दक्षिण भारत में बहती है। तुंगभद्रा भी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है ना, तो ये भी वहां पे बहती है। प्लस मेघना जो है ये तो वहां गंगा की सहायक, गंगा को ही बोला जाता है, तो जो है ये नहीं होगा, क्या होगा? दामोदर, है ना, पश्चिम बंगाल में जो दामोदर नदी पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है जो दक्षिण मध्य बिहार राज्य के छोटा नागपुर के पठार में अपनी कई सहायक नदियों, विशेष रूप से बोकारो, कोनार के साथ बहती है। यह आमतौर पर पश्चिम बंगाल में 368 मील यानी 592 किलोमीटर की दूरी तय करके कोलकाता के पास दक्षिण पश्चिम में हुगली नदी से मिलती है, तो ये हुगली की सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। भीमा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है, ये पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है, या पश्चिमी घाट के भीमा शंकर की पहाड़ियों से निकलती है और महाराष्ट्र में 450 मील यानी 725 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कर्नाटक के कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सीना और नीर है। तुंगभद्रा नदी देखिए दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा कहा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस तो इसमें लगभग में हमने फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।